बोर्ड पे लिखा जा चुका है, फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है और हमारे समय के सच को, इस युग का जो मुहावरा हो गया है फर्क नहीं पड़ता, उसको बहुत बखूबी और बहुत संजीदगी के साथ ये कविता प्रस्तुत करती है। केदारनाथ सिंह अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक के कवि हैं, बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और साथ ही साथ निराला, अज्ञे, मुक्तिबोध की परंपरा के कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में समाज का यथार्थ है, संस्कृति और भाषा को लेकर के लगातार इन्होंने लिखा है, बहुत विपुल साहित्य है इनका। आज जो इनकी कविता हम लोग पढ़ेंगे, फर्क नहीं पड़ता, इस कविता में कवि यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समय का जो मनुष्य है वह मनुष्य इतना मशीनी हो गया है, इतना नकली हो गया है, इतना संवेदनहीन हो गया है कि उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कवि ने कविता का शीर्षक ही चुन लिया, फर्क नहीं पड़ता। और वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे युग का मुहावरा है कि फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति इस तरह से संवेदनहीन हो गया है कि उसे आसपास क्या हो रहा है, वह अपने संबंधों को जिंदा रख पा रहा है या नहीं, या संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए, समाज को कुछ बेहतर देने के लिए वह प्रयास कर रहा है कि नहीं। तो पूरा जो एक कटु यथार्थ है हमारे समय का, उस कटु यथार्थ को इस कविता में प्रस्तुत किया है। और जब हम कविता पढ़ेंगे तो एक एक करके तमाम सारी चीजें जो इस कविता में आई हैं, जैसे कि मनुष्य के भीतर का जो भाव शून्यता है, अजनबीपन के संबंधों में जो बढ़ता जा रहा है, कृत्रिम जीवन है जो उसका बनावटी जीवन है, इन तमाम सारे संदर्भों में यह कविता बहुत मुखरित ढंग से बातचीत करती है। तो कविता पढ़ते हैं और फिर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। कवि लिखते हैं, हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। ईश्वर, यह कैसा चमत्कार है, मैं कहीं भी जाऊं फिर लौट आता हूं। सड़कों पर परिचय पत्र मांगा नहीं जाता, न शीशे में सबूत की जरूरत होती है, और कितनी सुविधा है कि हम घर में हो या ट्रेन में, हर जिज्ञासा एक रेलवे टाइम टेबल से शांत हो जाती है। कवि कहना चाह रहा है कि हर बार लौटकर जब अंदर प्रवेश करता हूं, मेरा घर चौंक कर कहता है बधाई। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि ऐसा लगता है कि अब उसे बधाई देने के लिए वह निर्जीव घर ही बचा हुआ है। संबंध उसके पास नहीं है, आत्मीय संबंध उसके पास नहीं है जो उसके लौट के आने के बाद उसे बधाई दे सके, उसका हाल समाचार पूछ सके, उसे गले लगा सके। इसलिए वह कहता है कि अकेला है वह इतना कि उसे लगता है कि मेरा घर ही मेरे साथ है, और वह निर्जीव घर उस कवि को अपना समझता है और कहता है कि आप आ गए, आपको बधाई। वह ईश्वर को कवि धन्यवाद देता है कि इस पूरी दुनिया में, भरी पूरी दुनिया में कोई उसका अपना नहीं है। कम से कम एक घर तो है, निर्जीव ही सही, वह घर तो है जो उसका क्या करता है, स्वागत करता है और उसको बधाई देता है। कवि यहां अकेलेपन की बात कर रहा है कि मनुष्य निरंतर अकेला होता चला जा रहा है। वह अपने निजी कामों में इतना व्यस्त है, वह अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतना लिप्त है, नई नई चीजें पाने, नई नई चीजें करने की कोशिश में, कि धीरे धीरे वह अपनों से कटता चला जा रहा है। कवि यह कहना चाहता है। आगे लिखा, सड़कों पर परिचय पत्र मांगा नहीं जाता, न शीशे में सबूत की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात। सड़क पर चलते हुए कोई परिचय पत्र नहीं मांगता। इसका अर्थ यह है कि उसे अपने लोग नहीं मिलते जो उसे पुकार सके, जो उसे बुला सके और उसके साथ आत्मीयता से बातचीत कर सके। ठीक वैसे ही जैसे सड़क पर आपका कोई परिचित मिलता है तो वह आपका परिचय पत्र नहीं मांगता, वह आपको जानता है। लेकिन जब कोई पूछे ही नहीं आपका हालचाल, कोई मिले ही नहीं आपको अपना, तो ऐसा लगता है कि सब एक दूसरे के लिए क्या हो गए हैं, अजनबी हो गए हैं। तो सड़क पर अपनों का न मिलना और एक अजनबीपन की बात कवि यहां कह रहा है। और यह भी कहता है, शीशे में सबूत की जरूरत नहीं होती है। हम आईने में खुद को जब देखते हैं तो
तो आईना हमें ठीक ठीक वैसे ही दिखाता है जैसे हम होते हैं। तो जैसे शीशे में कोई बनावटीपन नहीं होता है, जैसे हम दिखते हैं वैसे ही शीशा हमें दिखाता है, वैसे ही अपने लोगों के बीच में भी कोई बनावटीपन नहीं होना चाहिए। स्थिति तो अच्छी यह होनी चाहिए कि अपने लोगों के बीच में भी कोई बनावटीपन न हो, सब एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो सकें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां परिस्थितियां बदली हुई हैं और कितनी सुविधा है कि हम घर में हो या ट्रेन में हर जिज्ञासा एक रेलवे टाइम टेबल से शांत हो जाती है। रेलवे टाइम टेबल प्रतीक है मशीनी सूचनाओं का, कि आज का व्यक्ति मशीनी सूचनाओं से काम चला रहा है, अपना सारा काम कर रहा है, उसके हृदय में संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है। वह रेलवे स्टेशन पे है या घर में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह सूचनाओं की दुनिया में खोया हुआ है। और कवि ने जब यह कविता लिखी थी तब तो यह स्थिति थी ही। आज तो यह स्थिति और भी ज्यादा भयानक हो गई है जब हम रील्स और सोशल मीडिया के जमाने में जब हम गए। 4 लोग एक साथ बैठे हैं, सब अपने अपने फोन पे क्या कर रहे हैं, सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं। तो कवि यह कह रहा है कि मशीन का व्यक्ति इतना अभ्यस्त हो चुका है कि वह अपनी हर एक जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उसी मशीन और उन्हीं उपकरणों पर टिका हुआ है। उसके भीतर संवेदना और प्रेम के लिए कोई जगह नहीं रही। इसीलिए सड़क पर कोई परिचय पत्र मांगने वाला नहीं दिखता है, सब उसे अजनबी नजर आते हैं। अपने जैसा कोई दिखता नहीं है जिसमें वह अपना रूप देख सके, अपने जैसा उसे मान सके। जैसे शीशा, आप जैसे हैं वैसे ही हैं, कोई बनावटीपन नहीं है। शीशा कोई चीज आरोपित नहीं करता है। आप काले दिख रहे हैं तो आपको गोरा नहीं दिखा देगा, गोरे दिख रहे हैं तो आपको काला नहीं दिखा देगा। तो शीशा किसका प्रतीक है? सच्चाई का प्रतीक है, वास्तविकता का प्रतीक है। कवि कह रहा है कि जीवन में अब ऐसे सच्चे संबंध नहीं है जो सच्चाई के साथ आपको स्वीकार कर सके, आपको वास्तविक लग सके, ऐसे संबंध भी नहीं है। और मनुष्य एक मशीनी युग में जी रहा है, सूचनाओं के दौर में जी रहा है, जहां उसके पास संवेदना के लिए कोई जगह नहीं है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? आ गया समझ में? आगे बढ़े। आगे कहा, आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेट कर बाकी छोड़ देता है, अगला कदम उठाने या बैठ जाने के लिए। और यह जगह है जहां पहुंचकर पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है। पर सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। तुमने जहां लिखा है प्यार, वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता। मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत महत्वपूर्ण बात है इस कविता में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कवि ने लिखा, आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेट कर बाकी छोड़ देता है। आसमान से संबंध कवि के परिवेश से है, जहां वह रहता है। कई बार कवि को लगता है कि वह जिस परिवेश में रह रहा है, जिस समाज में वह रह रहा है, उससे उसका लगाव हो रहा है, उससे वह लिपट रहा है। लेकिन यह इसका भ्रम है, कवि का यह भ्रम है। एक समय में लगता है कि उसको उस समाज से लगाव हो रहा है, लोगों से जुड़ाव हो रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद, कुछ ही क्षण बाद उसे लगता है कि नहीं, मैं एक भ्रम में हूं, और ऐसा नहीं है। इसलिए उसने कहा, आसमान मुझे हर मोड़ पर थोड़ा सा लपेट कर बाकी छोड़ देता है। वह पूरी तरह से समाज के साथ घुल मिल नहीं पाता। वह इसलिए कि उस समाज में जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, ज्यादातर लोगों के पास संवेदना की कमी है, मनुष्यता की कमी है, नकली लोग हैं, मशीनी लोग हैं। इसलिए एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ाव नहीं हो पाता है। जुड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन जुड़ने के बाद लगता है कि नहीं, यह जगह मेरे लिए नहीं है। इसलिए वह कहता है, आसमान मुझे थोड़ा सा लपेट कर फिर छोड़ देता है। वह संबंधों में जाता तो है, लेकिन वहां पाता है कि वहां संवेदना नहीं है, प्रेम नहीं है, रिश्तों की कोई कीमत नहीं है। वह फिर कटा हुआ वापस चला आता है, अलग हो जाता है। आगे बात समझ में? और कहा, अगला कदम उठाने या बैठ जाने के लिए। ठीक है, कवि कहता है कि आगे का जो उसका जीवन है, उसको स्वयं ही निर्णय लेना है, उसे स्वयं ही तय करना है। क्योंकि समाज में जो रिश्तों की स्थिति है, मनुष्य की स्थिति है, उसमें ऐसा कोई साथी नहीं है जो उसके साथ कदम से कदम मिला करके चल सके। तो कवि हर एक संवेदनशील मनुष्य की पीड़ा का बयां कर रहा है। हर एक संवेदनशील मनुष्य अपने समय में इस बात को महसूस कर रहा है कि रिश्तों में कितनी घुटन आ गई है, लोग कितने बनावटी हो गए हैं,
कि सच्चे संबंध, सच्चे दोस्त का मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है, सच्चे रिश्तों का मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। इसलिए वह कहता है कि मुझे अपने निर्णय खुद लेने हैं, या अगला कदम उठाने या बैठ जाने के लिए उसे स्वयं ही विचार करना है और स्वयं ही निर्णय लेना है। और फिर कहता है, और यह जगह है जहां पहुंचकर पत्थरों की चीख साफ सुनी जा सकती है। कवि व्यथित होते हुए कहता है कि वो एक ऐसे जगह पे अपने आप को पाता है जहां पत्थरों की चीख सुनाई दे रही है, यानी कि पत्थरों से भी ज्यादा कठोर इंसान की संवेदना हो गई है, इंसान पत्थरों से भी ज्यादा निर्मम हो गया है। और आप देखते ही होंगे आए दिन घटनाएं हमारे यहाँ जो हम पढ़ते हैं खबरें, किस तरह से छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। दिल दहला देने वाली घटनाएं आए दिन हम पढ़ते हैं और देखते हैं। एक क्रूर समाज में हम जी रहे हैं जहां बच्चे भी हमारे सुरक्षित नहीं है, जहां हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। कवि कह रहा है कि आज का मनुष्य इतना संवेदनहीन होता जा रहा है कि उसकी संवेदनहीनता उन पत्थरों की कठोरता पर भी भारी है, यानी कि वो पत्थर भी बेचारे ठीक है उसके आगे। मनुष्य इतना दुर्दांत, कठोर और संवेदनहीन हो चुका है। और आगे कहा, सच तो यह है कि यहां या कहीं भी फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात है कि फर्क नहीं पड़ता है, सच है ये। आप देखेंगे कि अगर सड़क पे किसी की दुर्घटना हुई है तो बहुत कम लोग उससे पीड़ित होते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग गुजर जाते हैं, उन्हें बहुत कोई मतलब नहीं होता है। या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे होते हैं, वीडियो बनाने से ज्यादा जरूरत है उसको उस समय अस्पताल में पहुंचाना, उसका इलाज कराना, लेकिन उनके लिए वो वीडियो बनाना बहुत जरूरी होता है। तो आप देखें कि हमारे समाज की जो एक दास्तां है, जो सच्ची दास्तां है, वो यही है कि फर्क नहीं पड़ता है। आज हम और आप बहुत करीब थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी, कल आप जुदा हो गए, हम जुदा हो गए, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बहुत कम लोग हैं, देखिए एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत कम लोग हैं जिनको फर्क पड़ता है। और वही संवेदनशील मन ये बात कर रहा है। कवि को फर्क पड़ता है तभी तो उसने ये बात महसूस की और कह रहा है, कहा तुमने जहां लिखा है प्यार वहां लिख दो सड़क, फर्क नहीं पड़ता, मेरे युग का मुहावरा है, फर्क नहीं पड़ता। जहां प्यार लिखा है इसको मिटा दो और यहां लिख दो सड़क। प्यार और सड़क की बात कवि ने क्यों की? प्यार मनुष्य के जीवन की बहुत ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और प्यार के भरोसे से ही, प्यार के संबल से ही हम सब अपने जीवन में खुश होते हैं, आगे बढ़ते हैं। माँ बाप का प्यार, माँ बेटी का प्यार, भाई का प्यार, मित्र का प्यार, ये सब प्यार ही तो है, रिश्तों का प्यार ही तो है जो हमें एहसास कराता है कि जिंदगी कितनी हसीन है। लेकिन अब क्या हो गया है कि धीरे धीरे लोगों के बीच का जो प्यार है वह भी संवेदनहीन होता जा रहा है। किसकी तरह? सड़क की तरह। सड़क क्या है? संवेदनहीन है। इस पे आप लाठी मारो, आप इस पे कीले गड़ा दो, आप इस पे थूक दो, सड़क पे क्या ही फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है ना। तो लोगों के रिश्ते भी अब इसी तरह से हो गए हैं कि अब बहुत ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। और तभी कवि ने कहा मेरे युग का मुहावरा है, हमारे समय का अब यह सच है कि यही मुहावरा है कि किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जो होता है होता रहे, हमें इससे क्या लेना देना। मनुष्य कितना बनावटी हो गया है, नकली हो गया है, संवेदनहीन हो गया है, उसके पुर्जे पुर्जे खोले हैं इस कविता में कवि ने। आगे बढ़े। अक्सर महसूस होता है कि बगल में बैठे हुए दोस्तों के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक हो गए हैं, और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूं मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों की बीच की जगहों में सटी है। बहुत कमाल की बात कही। अक्सर महसूस होता है कि अब बगल में बैठे हुए दोस्तों के चेहरे और अफ्रीका की धुंधली नदियों के छोर एक हो गए हैं। अफ्रीका की धुंधली नदी के छोरों से कोई परिचय नहीं है कवि का, लेकिन कवि को लगता है कि जैसे अपरिचित अफ्रीका की कोई नदी है जिसके बारे में उसे मालूम नहीं है, वो अपने दोस्तों के बीच जब होता है तो उनके चेहरे पे वही एक अपरिचय दिखाई देता है। रिश्तों में गर्माहट नहीं रही, संबंध बहुत संजीदा नहीं रहे, लोग बनावटी होते जा रहे हैं। और तो और 3-4 लोग बैठे हैं आपस में,
और सब अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं। संवादहीनता शुरू हो गई है इस पीढ़ी में, बहुत कम संवाद हो रहा है, और अगर संवाद हो भी रहा है तो बहुत मतलब की बातें ज्यादा वहां हो रही है। तो कवि कह रहा है कि उसके परिचित जो मित्र हैं उनको वह देखता है तो लगता है कि मैं अपने मित्र से नहीं, किसी नदी की तरह है जिससे कभी कभी का मिलना जुलना नहीं हुआ है। और भाषा जो मैं बोलना चाहता हूं मेरी जिह्वा पर नहीं बल्कि दांतों के बीच की जगहों में सटी है। और कवि कहता है कि आज के समय के लोग जो भीतर है वह जुबान पे नहीं होता है, अंदर कुछ और बाहर कुछ। नकाबपोश लोग हैं, जिंदगी कुछ और जी रहे हैं, दिखा कुछ और रहे हैं, महसूस कुछ और कर रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। तो कहा कि जो बात वह कभी भी बोलना चाहता है वह भी परेशान है कि सच बोलना भी आज के समय में एक बहुत मुश्किल काम है। तो लोग जो है वह इतने बनावटी हो गए हैं कि मन की बात वह ठीक से कह तक नहीं पाते, और कहते भी हैं तो बहुत बनावटीपन के साथ, जैसे कि हृदय की जो बात है वह जिह्वा में आकर जिह्वा से होते हुए दांतों में फंस करके रह जाती है, और व्यक्ति को क्या बोलना है किसके आगे वह पूरी योजना के साथ बोलता है, सच्ची बात कोई नहीं बोलता है। आई बात समझ में? आगे कहा, मैं बहस शुरू तो करूं पर चीजें एक ऐसे दौर से गुजर रही हैं कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, उसे वहां से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच में रख देना। कवि कह रहा है कि वह एक ऐसे समाज में जी रहा है जहां सार्थक बहस नहीं हो सकती, जहां सही से तर्क नहीं किया जा सकता है। तर्क वितर्क के लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। आप दूसरे की बात से जैसे ही असहमत होते हैं आप उसके शत्रु हो जाते हैं। जबकि बात तो यह है कि सार्थक बहस होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पे, और उस बहस का मतलब ये नहीं कि हमारे संबंध अलग हो जाएं, हमारा संबंध विच्छेद हो जाए। किसी एक विषय पे हमारी अलग अलग राय हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं कि हम एक दूसरे के शत्रु हो गए। और सच बोल दें तो और समस्या। कवि ने कहा मैं बहस शुरू तो करूं, वो बातचीत करना चाहता है, वो संवाद करना चाहता है, ठीक है, लेकिन वहां सार्थक बहस नहीं हो पा रही है। और कह रहा है कि चीजें एक ऐसे दौर से गुजर रही कि सामने की मेज को सीधे मेज कहना, सामने अगर मेज पड़ी है उसे मैं कह दूं कि सच में यह मेज है तो उसे वहां से उठाकर अज्ञात अपराधियों के बीच में रख देने जैसा है। यानी कि सच बोलना बगावत जैसे है। आप अगर सच बोलते हैं तो आप अपराधी हो गए। आई बात समझ में? आपको कोई पूछने वाला नहीं है। यानी कि सच बोलना आज के समय में, आज के दौर में एक बहुत कठिन काम है और मुश्किलें मोल लेने जैसा है, कवि यह कहना चाह रहा है। आई बात समझ में? आगे बढ़े। और यह समय है जब रक्त की शिराएं शरीर से कटकर अलग हो जाती हैं, और यह समय है जब मेरे जूते के अंदर की एक नन्ही सी कील तारों को गढ़ने लगती है। अंत में कवि बहुत हताशा और निराशा भरे समय में कहा कि वह इतना व्यथित है इस युग के मुहावरे से, जिस युग का मुहावरा हो गया है कि फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से वह इतना व्यथित हो गया है कि उसका ऐसा लगता है कि रक्त की शिराएं जो है वो शरीर से कट रही हैं, वह घुट रहा है, वह पीड़ित है। मनुष्यों के बीच आ रही जो संवेदनहीनता है, जो भावशून्यता है, जो अजनबीपन है, जो बनावटीपन है, उससे कवि इतना पीड़ित है कि ये मनुष्यता के सारे घातक, मनुष्यता के लिए सारी चीजें घातक हैं। तो वह कहता है कि ऐसा लगता है कि उसके शरीर की शिराएं कट रही हैं, अलग हो रही हैं, और ऐसा समय है कि उसके अपने जो जूते हैं उस जूते में ही जैसे कोई नन्ही कील गड़ रही हो, उसे चुभ रही हो। यानी कि सच के रास्ते पे चलना, मनुष्यता के रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं रह गया है, कवि यही कहना चाहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप देखें कि कवि ने इस पूरी कविता में हमारे समय का, हमारे युग का जो यथार्थ है, कटु वास्तविकता है, उसका चित्रण किया है कि कैसे लोग एक दूसरे से अजनबी होते जा रहे हैं, रिश्तों की गर्माहट खत्म होती जा रही है, भाव शून्य होते जा रहे हैं लोग। साथ ही साथ यथार्थ बोध की कविता है कि बहुत संजीदगी के साथ अपने समय के यथार्थ को प्रकट किया है, और लोग कृत्रिम जीवन, बनावटी जीवन जीने को अभ्यस्त होते जा रहे हैं। इन तमाम तरह के जो मनुष्य के जीवन में जो अवमूल्यन आया है, जो वह मनुष्य से व्यक्ति में बदलता जा रहा है। देखिए, व्यक्ति तब तक सिर्फ एक संख्या है जब तक उसके अंदर कोई मानवीय गुण नहीं है।
जब उसके अंदर मानवीय गुण आते हैं, वह संवेदनशील होता है, प्रेम से भरता है, करुणा से भरता है, नैतिक मूल्यों से भरता है, समाज और रिश्तों के प्रति जब जिम्मेदार बनता है तो वो मनुष्य होता है। नहीं तो वह सिर्फ क्या है, एक व्यक्ति है। कवि की चिंता यही है कि हमारे समय में लोग मनुष्य कम व्यक्ति में ज्यादा बदलते जा रहे हैं। इसी पीड़ा को, इसी यथार्थ को कवि ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया?